Hello students, welcome to Prep IAS. मेरा नाम है मयूरी भागवानी and today we will be dealing with the current affairs of 9th May 2021. और जैसा कि आप सभी जानते हैं यहाँ हम MCQ फॉर्मेट्स में करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं so that आपकी प्रीलिम्स की प्रैक्टिस भी साथ के साथ होती रहे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हमारे क्रैश कोर्स के बारे में जानकारी दे देती हूँ। ये जो क्रैश कोर्स है ये बिल्कुल फ्री है और यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 को टारगेट कर रहा है। 17 मार्च से ये शुरू हो चुका है। इसमें हम आपका जो सिलेबस है उसको कंप्रहेंसिवली कवर करेंगे। 5 हाई क्वालिटी फुल लेंथ मॉक टेस्ट इसमें आपको अवेलेबल कराए जाएंगे, जिसमें से पहला रिलीज हो चुका है। फैकल्टीज हमारे यहाँ काफ़ी एक्सपीरियंसड हैं, साथ ही साथ स्टैटिक और डायनामिक पोर्शन भी आपको कवर कराया जाएगा। स्टडी मटेरियल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसी के साथ डाउट क्लियरिंग सेशंस और सीसेट भी यहाँ इंक्लूडेड है। हमारी फैकल्टीज़ की डिटेल्स इस प्रकार हैं और अगर आप इस क्रैश कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रजिस्ट्रेशन लिंक दी गई है, उस पर जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं खुद को इस क्रैश कोर्स के लिए। सो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। Drug Controller General of India has granted permission for emergency use of anti-COVID-19 therapeutic application of drug 2-deoxy-D-glucose। तो देखो ये स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो DCGI हैं, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैं, उन्होंने परमिशन दी है इमरजेंसी यूज़ के लिए एक एंटी कोविड-19 ड्रग को जिसका नाम है 2DG याद कर सकते हैं आप, 2-deoxy-D-glucose नाम है इसका। फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, ऐसा हुआ है। सेकेंड स्टेटमेंट है, इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसको डेवलप किया है? नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। इसको DRDO ने यहाँ पे डेवलप किया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ओनली 1A ऑप्शन। अब देखो ये न्यूज़ में क्यों था? ये न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि यही चीज़ जो DCGI हैं उन्होंने ये ड्रग को अप्रूवल दिया है इमरजेंसी यूज़ के लिए। तो एंटी कोविड-19 ड्रग डेवलप्ड बाय DRDO गेट्स इमरजेंसी यूज नॉट। ठीक है, तो इमरजेंसी यूज के लिए इस ड्रग को यूज किया जा सकता है। तो इसका नाम क्या है? 2-deoxy-D-glucose, 2DG के नाम से भी इसको जाना जा रहा है। ठीक है, और ये जो है ये उन पेशेंट्स के लिए है जिनमें RT-PCR नेगेटिव कन्वर्ट करना है अगर किसी को, तो उन पेशेंट्स को ये दिया जा रहा है इमरजेंसी यूज़ के लिए। ये जो ड्रग है ये पाउडर फॉर्म में आता है सैशेट्स में, और इनको ओरली लेना होता है वाटर में डिजोल्व करके। ठीक है, दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बस ये है कि इट एक्यूमुलेट्स इन द वायरस इन्फेक्टेड सेल्स एंड प्रिवेंट्स देयर ग्रोथ बाय स्टॉपिंग वायरल सिंथेसिस एंड एनर्जी प्रोडक्शन। तो ये इन्फेक्टेड सेल्स में एक्यूमुलेट होके उनके अंदर एनर्जी प्रोडक्शन होने से रोकता है। ओके, और यहाँ पे ये देखिए कि क्लिनिकल ट्रायल्स ने ये दिखाया है कि दिस मॉलिक्यूल हेल्प्स इन फास्टर रिकवरी ऑफ हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स एंड रिड्यूसेस देयर डिपेंडेंस ऑन ऑक्सीजन। तो आपको पता है ऑक्सीजन की कितनी इश्यूज हैं हमारे देश में, तो ऑक्सीजन वैसे भी अवेलेबल नहीं है, तो ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंस कम करता है और रिकवरी को एक्सेलरेट करता है कोविड पेशेंट्स की। DRDO ने इसको बनाया है और DCGI ने इसको अप्रूवल दिया है। ठीक है, तो DRDO कब की बॉडी है? 1958 में स्टैब्लिश हुई थी और ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। DCGI जो है ये अप्रूव करता है जितने भी ड्रग्स इंडिया में यूज होते हैं उन सभी को अप्रूवल DCGI ही देता है। ओके, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में आएगा। ठीक है, तो ये दोनों बॉडीज के बारे में बता दिया मैंने आपको। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा एक और चीज़ मुझे यहाँ पे आपको बतानी थी। ये जो है ये जेनेरिक ड्रग है। ठीक है, ये जेनेरिक ड्रग यहाँ पे आप देख सकते हैं, इट एडेड दैट बीइंग अ जेनेरिक मॉलिक्यूल एंड एनालॉग ऑफ ग्लूकोज इट कैन बी इजीली प्रोड्यूस्ड एंड मेड अवेलेबल इन द प्लेंटी इन द कंट्री। यानी कि क्योंकि ये एक जेनेरिक ड्रग है इसका कॉस्ट कम होगा, और क्योंकि इसका कॉस्ट कम होगा इसकी अवेलेबिलिटी बेटर होगी हमारे देश में। अब जेनेरिक ड्रग क्या होता है? मान लीजिए क्रोसिन आप सभी ने लाइफ में कभी ना कभी ली होगी। तो क्रोसिन जो टैबलेट है वो फीवर वगैरह के लिए यूज़ की जाती है। क्रोसिन एक ब्रांड का नाम है। ठीक है, वही सेम फॉर्मूला वही सेम डोसेज यूज़ करके पैरासीटामोल भी बनाई जाती है। पैरासीटामोल क्या है? इसी की कॉपी है। ठीक है, बस इसे ब्रांड नेम नहीं दिया गया है। ठीक है, इसकी इफिशिएंसी उतनी ही है, इसका डोसेज उतना ही है, इसमें सब कुछ कंपोजिशन सेम है, बस इसे ब्रांड नेम नहीं दिया गया है। और ये जो है इसको कहते हैं जेनेरिक ड्रग। और इसकी कॉस्ट कम क्यों होती है? पहला कि ब्रांड नेम नहीं है, ब्रांडिंग नहीं हुई है। दूसरा, इसके बहुत सारे ट्रायल्स नहीं कंडक्ट किए जाते क्योंकि ऑलरेडी ये इसी की कॉपी है, इसके ऊपर बहुत सारे ट्रायल्स हो चुके हैं। तो जेनेरिक ड्रग का जो है उसका ट्रायल बहुत सारे नहीं होते, जिस पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होता, इनपुट कॉस्ट कम है, इसीलिए जो बेचा जाता है इसे वो भी कम कॉस्ट में बेचा जाता है। तो जेनेरिक ड्रग है ये, और जेनेरिक ड्रग के बारे में मैंने आपको चीज़ें समझा दी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट INS विक्रमादित्य। INS विक्रमादित्य के ऊपर क्वेश्चन है। फर्स्ट इज, इट वॉज परचेज्ड बाय इंडिया इन 2004 फ्रॉम फ्रांस। ये हमने फ्रांस से खरीदा था 2004 में, ये गलत स्टेटमेंट है। हमने इसको रशिया से खरीदा था 2004 में, और इसको कमीशन हमने किया था 2013 में। ओके। Second statement is, it can be retrofitted with Barak missile system and can carry MiG-29K and Chetak helicopter। तो सेकेंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसमें बराक मिसाइल सिस्टम फिट किया जा सकता है और इस तरह के हेलीकॉप्टर्स चेतक, MiG-29K, ये सब इसमें यूज किए जा सकते हैं। तो ओनली 2 बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं इस पूरे इशू के बारे में। तो देखो, INS विक्रमादित्य न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि यहाँ पे एक माइनर फायर इंसिडेंट हुआ है। ठीक है, और इसमें किसी की भी जान नहीं गई है, पर यहाँ पे एक फायर इंसिडेंट हुआ है। ओके, तो देयर वाज अ माइनर फायर ऑन बोर्ड। तो देयर वाज अ माइनर फायर ऑन बोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य पे एक माइनर फायर इंसिडेंट हुआ है, इसमें किसी की भी जान नहीं गई थी। तो देखो ये देखो, ये आपको दिख सकता है इस पिक्चर में, ये है INS विक्रमादित्य। ठीक है, और ये क्या है, ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं वो इस तरह से दिखते हैं। यहाँ पे आपको ये ऐसी एक पट्टी दिख रही होगी, ये एयरक्राफ्ट के चलने के लिए है। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये, पहली चीज तो ये। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं, ये जो वॉरशिप है ये मॉडिफाई किया गया था कीव क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर के फॉर्म में। तो ये कहाँ से बिलोंग करता है, कीव क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर है ये। इंडिया ने इसको परचेज किया था 2004 में, लेकिन इसे कमीशन 2013 में किया गया था। 2013 में इसको रशिया से लेकर यहाँ कमीशन किया गया था, और विक्रमादित्य जो राजा थे उनके नाम पे इसको रखा गया था, नाम इसका। ओके, ये ओरिजिनली बाकू के फॉर्म में इसको बिल्ड किया गया था, ओरिजिनली बिल्ड एज बाकू एंड कमीशनड इन 1987 इन सोवियत यूनियन की मिलिट्री। तो सोवियत यूनियन की जो मिलिट्री थी, सोवियत यूनियन की जो डिफेंस सेक्टर था, उसमें बाकू के फॉर्म में इसको कमीशन किया गया था, और रशियन नेवीज इसको यूज कर रही थी 1996 तक। 1996 में इसे डीकमीशन कर दिया गया, और उसके बाद फिर हमने भी इसको खरीदा था इंडिया के लिए। ओके, अब देखिए, जो INS विक्रमादित्य है उसके बारे में कुछ और चीजें हम जान लेते हैं। पहली चीज कि ये इंडियन नेवी की ओनली इन सर्विस एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो आज की डेट में अकेला एयरक्राफ्ट कैरियर अगर हमारे पास है कोई सर्विस में, तो वो है INS विक्रमादित्य। रशियन शिप है ये, फॉर्मर रशियन शिप है, और इसको इंडियन नेवी में 2013 में कमीशन किया गया था। INS विक्रमादित्य जो है कंट्री की मोस्ट पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर है। ठीक है, मोस्ट पावरफुल एयरक्राफ्ट कैरियर है। 1987 में इसे बिल्ड किया गया था बाकू के फॉर्म में। ठीक है, बाकू नाम था इसका ओरिजिनली, और इसे सोवियत नेवी के लिए बनाया गया था। ठीक है, और ये जो है इंडियन नेवी ने इसको परचेज किया था 2004 में, 2013 में कमीशन किया था, रशिया से लिया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 30 एयरक्राफ्ट को कैरी करने की कैपेबिलिटी रखता है। ये सारे एयरक्राफ्ट हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं। बराक मिसाइल जो कि हमने इसराइल से खरीदी है, इसराइल ने इसको, इसराइल के साथ मिलकर हमने बनाई है, उसको यहाँ पे रेट्रोफिट किया जा सकता है। और INS विक्रमादित्य से पहले 2 और एयरक्राफ्ट कैरियर थे हमारे पास, एक था INS विक्रांत और एक INS विराट। दोनों को अब डिकमीशन कर दिया गया है, विराट को एक म्यूजियम के फॉर्म में डेवलप किया जा रहा है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट विक्रमादित्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट काजीरंगा नेशनल पार्क। तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है, असम में है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, इट इज डिक्लेयर्ड अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1985 फ्रॉम वेस्टर्न हिमालयाज। तो पहला स्टेटमेंट कहता है कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और इसे 1985 में ये टैग मिला था, ये वेस्टर्न हिमालय से बिलोंग करती है। तो देखो, इसका ये स्टेटमेंट सही है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये भी सही है कि 1985 में इसे ये टैग दिया गया था, पर ये गलत है कि ये वेस्टर्न हिमालय से बिलोंग करता है। आप एकदम कॉमन सेंस लगा के सोचो कि आसाम कहाँ आएगा, ईस्ट में आएगा ना, तो ईस्टर्न हिमालयाज होना चाहिए, ये वेस्टर्न हिमालयाज तो नहीं हो सकता। तो ये ईस्टर्न हिमालयाज होता तो सही होता, अभी ये गलत है। इट होस्ट 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेट वन हॉर्न राइनोसोरस। तो ये स्टेटमेंट सही है, लगभग वर्ल्ड के 2/3 वन हॉर्न राइनोज जो हैं वो इस नेशनल पार्क में मिलते हैं। तो ओनली 2 बी ऑप्शन इज करेक्ट, ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर। ओके, अब ये न्यूज़ में क्यों था, देखो ये न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि यहाँ पे जो डिगिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हो रही है उसको लेकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई है, प्रोब स्टार्ट हुआ है। जितने भी एनवायरमेंटल क्लियरेंस दे दिए गए थे काजीरंगा नेशनल पार्क और उसके आसपास के एरियाज में, उनको फिर से उनके ऊपर प्रोब स्टार्ट हुआ है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जो भी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, डिगिंग एक्टिविटीज़ ये सब हो रही हैं, ये कॉरिडोर्स, एनिमल कॉरिडोर्स के रास्ते में आ रही हैं।
काजीरंगा में आपको पता है ब्रह्मपुत्रा रिवर के कारण कई बार हर साल यहाँ पे बाढ़ आती है, और इस बाढ़ के टाइम पे जो एनिमल्स हैं वो इन एनिमल कॉरिडोर्स का यूज़ करते हैं अपने आप को कहीं और ट्रांसफ़र करने के लिए। तो इन एनिमल कॉरिडोर्स में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है इन डिगिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के कारण, ऐसा एलिज किया गया है। ठीक है, तो काजीरंगा नेशनल पार्क हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे। अब देखो काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें तो उससे पहले हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये है काजीरंगा नेशनल पार्क। हमने आसाम का मैप खोला है, ठीक है, इसमें आप यहाँ देख सकते हैं ये ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर पड़ता है। ठीक है, ये है ब्रह्मपुत्रा रिवर। ओके, अब यहाँ पे देखो और कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। प्रीलिम्स के लिए नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से स्टेट में कौन सा नेशनल पार्क है, क्या क्या खासियत है वहाँ की, ये सब पता होना चाहिए। तो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक तो सबसे पहले ये है, फिर ओरांग नेशनल पार्क है, ठीक है, फिर लाउखावा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर काजीरंगा, फिर होलोंग पार्क गिबॉन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और फिर आखिरी में दिब्रू सखोवा नेशनल पार्क। इसका अरुणाचल से भी बाउंड्री टच होता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं तो कैसे बढ़ रहा है। सबसे पहले मानस, फिर ओरांग, फिर लाउखोवा, फिर काजीरंगा और फिर दिब्रू सखोवा। ठीक है, तो ये याद होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं दिसपुर, ये साउथ में पड़ता है ब्रह्मपुत्रा के। बाकी ये जो मोस्टली नेशनल पार्क्स हैं वो सब नॉर्थ में पड़ते हैं ब्रह्मपुत्रा के। ठीक है, एक दो को छोड़कर। तो अब बात करते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क की। तो देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क सबसे पहले इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था 1974 में, और ये टाइगर रिजर्व बना था 2007 में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना ये 1985 में। इन सब के अलावा पहले नेशनल पार्क, फिर टाइगर प्रोजेक्ट, फिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इन सब के अलावा ये एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी घोषित किया गया था बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। तो देखो ये चीज़ याद रखना कि इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया कौन घोषित करता है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल घोषित करते हैं। ये मैंने जैसे कि बताया आपको वन हॉर्न राइनो, यहाँ पे 2/3 जितनी भी वर्ल्ड में पॉपुलेशन है वन हॉर्न राइनो की, उसमें से 2/3 आपको अकेला इस नेशनल पार्क में मिलेगी। पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसमें हाईएस्ट डेंसिटी मिलेगी आपको वन हॉर्न राइनोज की। पोबितोरा भी यही है आसाम में, और सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ राइनोज मिलेंगे आपको। सबसे ज़्यादा तो काजीरंगा में मिलेंगे, उसके बाद सबसे ज़्यादा अगर राइनोज कहीं मिलेंगे आपको आसाम में तो वो है पोबितोरा में, और पोबितोरा में सबसे ज़्यादा डेंसिटी मिलती है आपको वन हॉर्न राइनोज की इन द वर्ल्ड। ओके, मच ऑफ द फोकस ऑफ कंजर्वेशन एफर्ट्स, तो कंजर्वेशन एफर्ट जो है यहाँ पे मेनली 4 स्पीसीज के लिए होता है, राइनो, एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर एंड एशियाटिक वाटर बफेलो। तो देखो ये चीज़ अगर आपको पता है तो देखो, अगर आपने इन सब के बारे में अलग से नहीं भी पढ़ा है इन तीनों स्पीसीज के बारे में, तो भी आपको ये समझ आ जाएगा कि अगर आपसे क्वेश्चन आता है एशियाटिक वाटर बफेलो के बारे में तो आपको लगभग इसकी लोकेशन का अंदाज़ा हो जाएगा। तो आपको इस तरह से लिंक करके पढ़ना है, ओके, कि यहाँ पे एशियाटिक वाटर बफेलो भी मिलती है, तो नॉर्थ ईस्ट वाले पोर्शन में यहाँ पे आपको ये मिल सकते हैं, ये तीनों जो स्पीसीज हैं राइनोस के अलावा। उसके अलावा नेशनल हाईवे नंबर 37 यहाँ से पास होता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और रिवर्स कौन कौन सी पास होती है, ब्रह्मपुत्र हमने देखा, दिफ्लू, मोरा दिफ्लू और मोरा धनसिरी, ये सारी रिवर्स यहाँ से पास होती हैं। दिफ्लू, मोरा दिफ्लू, ब्रह्मपुत्र एंड धनसिरी। ग्रेट वन हॉर्न राइनोसोरस जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये नेटिव है इंडिया का, और ये वल्नरेबल कैटेगरी में रखा जाता है बाय IUCN ग्रेड लिस्ट। तो IUCN ग्रेड लिस्ट 9 कैटेगरीज में स्पीसीज को डिवाइड करती है बेस्ड ऑन देयर पॉपुलेशन, बेस्ड ऑन देयर वल्नरेबिलिटी, और उसके बेसिस पे जो वन हॉर्न राइनो है ये वल्नरेबल है। ठीक है, और ये नेटिव भी हैं इंडिया से, और इसके अलावा ये सारी रिवर्स पास होती हैं, ये नेशनल हाईवे पास होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट यूनिसेफ। यूनिसेफ के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, इट वॉज क्रिएटेड इन 1946 एज इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड by UN Relief Rehabilitation Administration to help children affected by World War II। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये कह रहा है कि जो यूनिसेफ है ये 1946 में बना था, सही है। इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड के फॉर्म में बना था, ये नाम था इसका इनिशियली, इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। यूएन का ने बनाया था, यूएन के रिलीफ रिहेबिलिटेशन एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाया था इसको, और स्पेशली इसे बनाया गया था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जितने भी बच्चों के ऊपर असर हुआ है, ठीक है, उनको सुधार किया जा सके, उनको रिलीफ पहुंचाया जा सके, रेस्क्यू किया जा सके, उनका एजुकेशन, प्रोटेक्शन, इन सबको इंश्योर किया जा सके। तो ये स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है। Second statement is it was awarded Nobel Prize for Peace in 1965 for promotion of brotherhood among the nations। Second statement भी करेक्ट है क्योंकि इसको नोबेल प्राइज मिला था 1965 में, और ये मिला था प्रमोशन ऑफ ब्रदरहुड के लिए। थर्ड स्टेटमेंट बोलता है इट्स हेडक्वार्टर्स आर बेस्ड इन जेनेवा।
ये जेनेवा में बेस्ड है इसके हेडक्वार्टर्स, ये गलत स्टेटमेंट है, इसके हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क सिटी में बेस्ड है। ठीक है, तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट, थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो 1 and 2 ओनली, ऑप्शन ए। ठीक है, तो ये दोनों के बारे में तो मैंने आपको बताया, इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ है, न्यूयॉर्क सिटी में है। ये याद रखना, नोबेल प्राइज 1965 में मिला है और 1946 में बना था ये, आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, सो दैट चिल्ड्रन के जो भी प्रोटेक्शन है और एजुकेशन वाली चीज़ें हैं उनको इंश्योर किया जा सके। अब यूनिसेफ न्यूज़ में क्यों था, देखो यूनिसेफ और सुप्रीम कोर्ट की एक हाई पावर कमेटी, जिसको कि जुवेनाइल जस्टिस कमेटी कहा जा रहा है, ये दोनों ने मिलके एक स्टेटमेंट जारी किया है कि इमीडिएट मेजर्स लेने की ज़रूरत है चिल्ड्रन के लिए, लुकिंग एट द कोविड-19 पेंडेमिक। ठीक है, तो कोविड-19 में बहुत सारे जो चिल्ड्रन हैं वो ऑर्फन हो गए हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई है और अब उनको देखने करने वाला कोई भी नहीं है, तो उनकी जो डिपेंडेंसी है उसको ये इंश्योर करने के लिए कि उसमें भी वो प्रोटेक्टेड रहें, उनका एजुकेशन सही साथ चले और उनकी इकोनॉमिक कंडीशन भी सही रहे, ये सब देखने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी और इन्होंने यूनिसेफ के साथ ये मेजर्स के बारे में बात की है, इमीडिएट मेजर्स जो चिल्ड्रन के लिए लेने चाहिए। ठीक है, और इसको लीड कौन कर रहे हैं, इसको लीड कर रहे हैं DY चंद्रचूड़। ठीक है, जस्टिस DY चंद्रचूड़। तो ये चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो यूनिसेफ के बारे में हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं। मैंने आपको बताया कि ये 1946 में बनाई गई है, इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड के फॉर्म में बनाई गई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। अब ये एक परमानेंट पार्ट है यूएन का। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट पार्ट है। 1953 में ये यूएन का परमानेंट पार्ट बनी है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब ये इस्टेब्लिश हुई थी 1946 में, तब ये परमानेंट पार्ट थी यूएन का, तो ये गलत है क्योंकि उसके लगभग 5 से 6 साल के बाद, इनफैक्ट 7 साल के बाद यहाँ पे ये यूएन का परमानेंट पार्ट बनी है। स्पेशल प्रोग्राम है ये यूएन का। ठीक है, जो डिवोटेड होता है, ये यूएन चिल्ड्रन फंड की बात कर रही हूँ, ये यूएन चिल्ड्रन फंड जो है यूनिसेफ से ही रिलेटेड है और ये स्पेशल प्रोग्राम है यूएन का जो बेसिकली नेशनल एफर्ट्स में हेल्प करता है, हर नेशन को हेल्प करता है कि वहाँ के जो भी बच्चे हैं उनका हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन और जनरल वेलफेयर इंश्योर हो सके। ठीक है, इसका नेम बाद में यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड कर दिया गया था। ठीक है, और ये जो है यूएन जनरल असेंबली जो है इसको मैंडेट करती है कि ये प्रोटेक्शन करे चाइल्ड राइट्स का। इसको गाइड किया जाता है बाय कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ चाइल्ड्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशंस का एक कन्वेंशन है दैट इज बेस्ड अपॉन राइट्स ऑफ चाइल्ड, 1989 का कन्वेंशन है जो यूनिसेफ को मैंडेट करता है अबाउट इट्स ड्यूटीज एंड फंक्शंस। नोबेल प्राइज की बात कर ली है हमने, न्यूयॉर्क सिटी में इसका हेडक्वार्टर है। और इसको फंडिंग कौन देता है, देखो फंडिंग वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कई बार प्रीलिम्स में पूछा जाता है। वॉलंटरी फंडिंग होती है इसमें। ठीक है, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस होते हैं, चाहे वो कंट्रीज करें, गवर्नमेंट्स करें या फिर सिविल सोसाइटीज़ करें, कॉरपोरेट हाउसेस करें, ये सब यहाँ पे वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस करके यूनिसेफ को फंडिंग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेशनल कमिटीज़ भी यहाँ पे कुछ ना कुछ फंडिंग करती हैं। तो ये हमने यूनिसेफ की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट FCRA। FCRA क्या है, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, तो ये फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में क्वेश्चन है। इट इज इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स इसको इम्प्लीमेंट कराती है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री जो है वो इम्प्लीमेंट कराती है इसको। Second is it allows political parties, NGOs and associations to take donation from foreign entities। तो देखो सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये जो एक्ट है ये अलाउ करता है पॉलिटिकल पार्टीज, NGOs, एसोसिएशंस को डोनेशन लेने के लिए बाय फॉरेन एंटिटीज। तो देखो इसमें पॉलिटिकल पार्टीज नहीं आती हैं, NGOs एंड एसोसिएशन आ सकते हैं अगर वो रजिस्टर्ड होंगे तो ही। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज को अलाउ नहीं करता है। अब ये 2017 में ही ये खत्म हुआ था पॉलिटिकल पार्टीज वाली चीज़, कि फॉरेन एंटिटीज पहले पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रीब्यूट कर सकती थी, डोनेशन दे सकती थी। 2017 में इस प्रोविजन को हटा दिया गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज अब फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं ले सकती। FCRA जो है वो इसके लिए परमिशन नहीं देता। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट गलत है, यानी कि इसका आंसर इज नन। ठीक है, कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। अब देखो ये न्यूज़ में क्यों था, ये न्यूज़ में इसीलिए था क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इस एक्ट के कारण ही कोविड-19 को लेकर जो एड हमें फॉरेन कंट्रीज से मिल रही है वो हमें रुक रही है, इसमें हर्डल बन रही है कोविड-19 को हराने के लिए। ये एक्ट जो है, ये एक्ट हर्डल बन रहा है कोविड-19 के टाइम पे दूसरों से हेल्प लेने के लिए, फॉरेन हेल्प लेने के लिए। तो FCRA हर्डल में ब्लॉक फॉरेन कोविड एड टू हॉस्पिटल्स एंड NGOs। तो ये कहा जा रहा है कई सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा। ठीक है, तो गवर्नमेंट कैन ग्रांट एन एग्जेम्पशन फॉर मेडिकल डोनेशन, एक्सपर्ट्स सजेस्ट। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि गवर्नमेंट को अभी के लिए टेम्पररी वेवर देना चाहिए FCRA में कोविड-19 के मेडिकल एड को लेकर। ठीक है, तो ये पूरा लॉ है।
अब देखो इसके बारे में हम डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले इसको इनेक्ट किया गया था 1976 में और उसके बाद अमेंड किया गया था 2010 में। 2010 में जब इसको अमेंड किया गया तो मेनली इसका पर्पस क्या होता है, फॉरेन डोनेशंस को रेगुलेट करना। यानी कि जितने भी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस आ रहे हैं, कोई फॉरेन एंटिटी अगर डोनेट कर रही है इंडिया में किसी को भी, एनजीओ को, इंडिविजुअल्स को, तो उन सबको यहाँ पे रेगुलेट करने का काम है एफसीआरए का। ये एप्लीकेबल होता है हर एसोसिएशन पे, ग्रुप एंड एनजीओ पे जो रजिस्टर्ड है और जो फॉरेन डोनेशन लेना चाह रहा है। तो ये मैंडेटरी है सभी एनजीओज के लिए कि वो रजिस्टर हों एफसीआरए के अंतर्गत, तो ही वो फॉरेन डोनेशंस को एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये जो रजिस्ट्रेशन है ये इनिशियली वैलिड होता है 5 साल के लिए, हालांकि इन्हें हर 5 साल में रिन्यू किया जा सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अब इंप्लीमेंट कराती है। अब कौन कौन फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस को एक्सेप्ट कर सकता है, देखो कौन कौन नहीं कर सकता है, सॉरी। देखो हमने देखा एसोसिएशंस कर सकती हैं, एनजीओज कर सकते हैं, इंडिविजुअल्स कर सकते हैं, पर इन सबको रजिस्टर होना पड़ेगा। कौन कौन नहीं कर सकते ये देखते हैं। इलेक्शन कैंडिडेट्स नहीं ले सकते फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, कोई भी एमएलए एमपी नहीं ले सकते, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं ले सकती, कोई कॉरेस्पॉन्डेंट, कॉलमिस्ट, कार्टूनिस्ट, एडिटर, ओनर, प्रिंटर, तो जर्नलिज्म से रिलेटेड जितनी भी एंटिटीज हैं वो सब भी नहीं ले सकती। जज, गवर्नमेंट सर्वेंट्स, एम्प्लॉयज, ये सब भी नहीं ले सकते, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत कोई एम्प्लॉय आता है तो वो भी नहीं ले सकता। और एसोसिएशन और कंपनी इंगेज इन प्रोडक्शन और ब्रॉडकास्ट ऑफ करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स यानी कि जर्नलिज्म से रिलेटेड अगर कोई भी एसोसिएशन है या कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे चलती है, ये सभी मिला के फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं ले सकते अंडर एफसीआरए। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस एक्ट। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में और पूछा जा भी चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट लंपी स्किन डिसीज। लंपी स्किन डिसीज के बारे में बात कर रहे हैं। देखो ये जो है मेनली अभी कुछ टाइम पहले बिहार गवर्नमेंट ने ये बोला था कि लंपी स्किन डिसीज के बारे में हमको अलर्ट रहना चाहिए। अभी क्या है इसके बारे में बात करते हैं। पहला है, इट इज़ अ वायरल इलनेस दैट कॉजेज प्रोलॉन्ग्ड मॉर्बिडिटी इन कैटल एंड बफेलोज। तो कैटल एंड बफेलोज का एक डिसीज है जो वायरल इलनेस कॉज करता है, ठीक है, और प्रोलॉन्ग्ड मॉर्बिडिटी, ठीक है। तो वायरल इलनेस कॉज करता है, वायरल फीवर है किसमें, कैटल्स एंड बफेलोज में। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है, इट इज एंडेमिक टू अफ्रीका एंड पार्ट्स ऑफ वेस्ट एशिया, फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1929। तो सही बात है, ये अफ्रीका से आया है, अफ्रीका में एंडेमिक था, वेस्ट एशिया में एंडेमिक था, उसके बाद ये 1929 में डिस्कवर हुआ था पहली बार। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, यहाँ पे बोथ 1 और 2 आर करेक्ट आएगा, ठीक है। अब देखो लंपी स्किन डिसीज के बारे में समझते हैं कुछ चीज़ें। सबसे पहली चीज़, कॉज्ड बाय पॉक्स वायरस लंपी स्किन डिसीज वायरस। तो सबसे पहले हमने देखा वायरल डिसीज है, किसमें होता है, कैटल्स में होता है, और ये कौन से वायरस के कारण होता है, पॉक्स वायरस, ठीक है। तो पॉक्स वायरस याद रखना। अब देखो चिकन पॉक्स जैसे आपको पता होगा, चिकन पॉक्स में क्या होता है, एक काइंड ऑफ नोड्यूल्स, कुछ लम्ब्स बन जाते हैं बॉडी पे, ठीक है। तो वैसा ही ये पॉक्स वायरस में होता है। कोई बफेलो है या कोई कैटल है, कोई काव है, तो उसकी बॉडी पे जब बहुत सारे लम्ब्स देखने को मिले, जैसे चिकन पॉक्स हो जाते हैं ह्यूमंस में, वैसे पॉक्स आपको देखने को मिलेंगे जब कैटल्स में नोड्यूल्स देखने को मिलेंगे पूरी बॉडी पे, तो उसको कहते हैं लंपी स्किन डिसीज, ठीक है। तो ये पॉक्स वायरस के कारण होता है, नोड्यूल्स के फॉर्म में आपको देखने को मिलेंगे, लंप्स यहाँ पे हो जाते हैं और धीरे धीरे ये डीप वुंड्स के फॉर्म में कन्वर्ट होते जाते हैं। इसके अलावा ये फैलता कैसे है, मॉस्किटो, फ्लाइज एंड टिक्स से फैलता है, और इसमें सलाइवा और कंटेमिनेटेड फूड से भी फैल सकता है, कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड से भी ये फैल सकता है। कौन कौन सी कंट्रीज अफेक्ट हुई हैं, अफ्रीका से एंडेमिक है, वेस्ट एशिया में भी एंडेमिक था और सबसे पहले 1929 में देखा गया था। साउथ ईस्ट एशिया में इसका पहला केस आया था बांग्लादेश में 2019 में, और इंडिया में इसको रिपोर्ट किया गया था उड़ीसा मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया में एंडेमिक नहीं था, इंडिया का नेटिव डिसीज नहीं है, ये अफ्रीका से आया है, वेस्ट एशिया से आया है। सबसे पहले जो साउथ ईस्ट एशिया है उसमें बांग्लादेश में देखने को मिला, और अब इंडिया में भी देखा जा रहा है 2019 में। यहाँ पे कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है वायरस का, तो देखो कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, क्योरेबल नहीं है, सिर्फ प्रिवेंटेबल है, तो इसके लिए वैक्सीनेशन करा लेना ही सबसे बेहतर उपाय है, ठीक है। तो वैक्सीनेशन यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन इसका क्योर अवेलेबल नहीं है, तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। तो लंपी स्किन डिसीज प्रीलिम्स के लिए डिसीजेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट यूरेनियम। तो यूरेनियम के बारे में सही स्टेटमेंट बताना है। पहला है, इट इज़ ईजिली फाउंड इन सॉइल, रॉक्स एंड वाटर। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि इसको बहुत आसानी से पाया जा सकता है सॉइल, रॉक्स एंड वाटर्स में, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। क्यों,
क्योंकि सॉइल रॉक एंड वाटर में मिलता तो है लेकिन बहुत रेयरली मिलता है, बहुत कम मात्रा में, बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन में मिलता है, तो गलत स्टेटमेंट है। ईजिली नहीं मिलता है, मिल तो जाता है। इट कैन बी यूज्ड एज अ शील्ड अगेंस्ट रेडिएशन इन मेडिकल पर्पस। तो देखो आपको पता होगा यूरेनियम जो है वो न्यूक्लियर प्लांट्स में यूज होता है, ठीक है, न्यूक्लियर पावर को, न्यूक्लियर रेडिएशंस को प्रोड्यूस करने के लिए। तो सेकेंड स्टेटमेंट लेकिन ये बोल रहा है कि इसको एक शील्ड के तौर पे यूज कर सकते हैं रेडिएशंस के अगेंस्ट, न्यूक्लियर रेडिएशंस को रोकने के लिए भी इसको एक शील्ड के फॉर्म में यूज किया जा सकता है मेडिकल पर्पसेज में। तो सेकेंड स्टेटमेंट सही है या गलत है? ये स्टेटमेंट सही है। देखो यूरेनियम का एक पैराडॉक्सिकल फॉर्म है। एक तो पहली चीज ये न्यूक्लियर रिएक्शन को इनिशिएट भी करता है, न्यूक्लियर रिएक्शन में हेल्पफुल होता है। दूसरा, ये न्यूक्लियर रेडिएशंस को रोकने में भी हेल्पफुल होता है क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली 2 इज करेक्ट, ठीक है, क्योंकि ये मिलता तो है इधर लेकिन लो कॉन्सेंट्रेशन में मिलता है। अब देखो यूरेनियम न्यूज में क्यों था, क्योंकि अभी महाराष्ट्र के जो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड है उसने एक 2 लोगों को पकड़ा है जिनके पास 7 केजी यूरेनियम बरामद हुआ है, जो लगभग 21 करोड़ का था। और ये जो 7 केजी है ये नेचुरल यूरेनियम है, ठीक है। तो आपको पता है यूरेनियम किस लिए यूज होता है, न्यूक्लियर प्लांट्स में यूज होता है, बॉम्ब्स वगैरह बनाने के लिए भी काम आता है। तो ये एक बहुत चिंता का विषय है कि महाराष्ट्र में ऐसे खुलेआम कैसे मिल रहा है यूरेनियम, ठीक है। तो इसकी एप्लीकेशंस की बात करें, देखो यूरेनियम जो है एक सिल्वर ग्रे मेटेलिक अपीयरेंस का होता है, सिल्वर ग्रे मेटेलिक अपीयरेंस का, और मेनली इसको न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज किया जाता है न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज के कारण। डिप्लीटेड यूरेनियम जो है उसको यूज किया जा सकता है शील्ड के फॉर्म में अगेंस्ट रेडिएशन, जैसे कि मैंने आपसे बात की थी। ये मेडिकल पर्पसेज में जो भी न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव रेडिएशन निकलती है उनके अगेंस्ट शील्ड के फॉर्म में इसको यूज किया जा सकता है एक बार ये डिप्लीट हो जाए तब, ठीक है। और इसको ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प मिलती है रेडियो एक्टिव मटेरियल्स में। तो अगर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को आपको ट्रांसपोर्ट करना है तो भी आप यूरेनियम को एज ए शील्ड यूज कर सकते हो, सो दैट कोई एक्सप्लोजन ना हो, ठीक है। दो इट इज रेडियो एक्टिव, माना कि ये रेडियो एक्टिव है, फिर भी इसकी हाई डेंसिटी के कारण ये रेडिएशंस को रोकने में, हॉल्ट करने में सक्षम है, ओके। और हाई डेंसिटी है इसीलिए ये यूजफुल हो जाता है काउंटर वेट के फॉर्म में। एयरक्राफ्ट और इंडस्ट्रियल मशीन्स में इसको काउंटर वेट के फॉर्म में भी यूज किया जाता है। अब यूरेनियम माइनिंग इन इंडिया की बात करें तो कहाँ कहाँ पे यूरेनियम इंडिया में मिलता है, तो डिपॉजिट्स देखो इंडिया में धारवाड़ रॉक्स में मिलते हैं। धारवाड़ रॉक्स मेनली ईस्टर्न इंडिया जो है उधर मिलती है, साउथ ईस्टर्न इंडिया वाले पोर्शन में। तो धारवाड़ रॉक्स में इसके डिपॉजिट्स मिलते हैं। इसके अलावा सिंहभूम कॉपर बेल्ट जो है झारखंड में, उदयपुर अलवर झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान में, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में, और भंडारा महाराष्ट्र में, और कुल्लू इन हिमाचल प्रदेश। तो इन सब जगहों पे भी ये मिलता है यूरेनियम। और इसकी सिग्निफिकेंट क्वांटिटी अभी अभी शेषचलम फॉरेस्ट जो है, शेषचलम फॉरेस्ट जो है यहाँ पे मिली है। तो शेषचलम फॉरेस्ट कहाँ आता है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में, यहाँ पे भी इसकी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी मिली है। तो ये आपको देखो जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ोगे ना तो आपको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हर मिनरल हर मेटल का देखना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये प्रीलिम्स में भी सीधा आता है, ठीक है। तो ये हमने आज के सारे जो करंट अफेयर्स थे वो डिस्कस कर लिए हैं। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ वेरी गुड डे।